हेलो व्यूअर्स, तो आई एम रेडी विद माय सॉल्यूशंस फॉर आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स पेपर, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था। 10 डेज तक आपने इसकी प्रिपरेशन करी है जी जान के साथ, और जिन्होंने पूरी मेहनत करी है, मैंने रात को भी आपको कमेंट में ये लिखा था, जिन्होंने पूरी मेहनत करी है उनको पूरा फल मिला होगा। जिन्होंने कहना माना है, मैंने आपके साथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वेटेज, स्पेसिफिक पेपर, जितनी चीजें डिस्कस करी थी वो सारी चीजें इस पेपर के अंदर हुई हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक पेपर का पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी मार्क्स के अकॉर्डिंगली कि कौन से चैप्टर आपको मैक्सिमम मार्क कैरी करके दे रहे हैं, आए हैं कि नहीं आए हैं। अब मुझे आंसर यस और नो में आपने बताना है, वो आपकी बारी है। मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है। स्टैटिस्टिक्स सबसे मैक्सिमम मार्क कैरी कर रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके बाद आ रही है, उसके बाद सर्कल्स और टेंजेंट्स ऊपर के 2 या 3 क्वेश्चन आपके कवर कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स के आपको दिख ही गए होंगे, बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो अब मुझे बता दो, मैंने जो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स दिए थे, ये चैप्टर वैसे के वैसे है या नहीं है। प्रोबेबिलिटी का उल्टा आपको यहाँ पर 3 नंबर मिला, मैंने आपको लास्ट 4 दिया था प्रोबेबिलिटी का। मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर और इस पेपर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बिल्कुल पूरा का पूरा मैच कर रहा है। मोरओवर जिस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे हैं वो भी सेम ही है जितने भी मैंने वीडियोस के अंदर आपको दिए हैं। अगर आप कोई सी भी वीडियो सिमिलैरिटी की देख लो, लोकस के दोनों वही पॉइंट्स आए हैं जो मैंने आपको कहा था, उसी के अकॉर्डिंगली डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आया है। स्टैटिस्टिक्स में सेम वैसे ही है, सिमिलैरिटी में क्वेश्चन ही सेम वैसा ही आया 90 डिग्री का। अगर आपने एंगल बना के प्रैक्टिस किया था तो सारे वीडियो के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बिल्कुल बाहर से है। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस में या कुछ 1-2 क्वेश्चन में तो उनको लेना पड़ेगा ट्विस्ट, नहीं तो मैथ के पेपर का मजा ही क्या रह जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। आई होप आप सबने बहुत अच्छा किया होगा। तो अब इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस कंपाइल कर रही हूँ। अभी तक मैंने आपको लाइव वीडियो में अलग अलग पार्ट्स दिए हैं, अब इस वीडियो में ये सारा आपका कंपाइल हो जाएगा और उसके बाद फिर आप अपना पूरा पेपर चेक कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² अंडर रूट 7x एंड +2 इक्वल टू 0। तो आपने डी निकालना है रूट्स के चेक करने के लिए, तो b² -4a एंड c, इट मीन 7 एंड 4 24, इट मीन्स -17। तो नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स नो रियल रूट्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन फर्स्ट पार्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सेकेंड में, मिस्टर अनुज डिपॉजिट ₹500 पर मंथ फॉर 18 मंथ्स। तो P इंटू एन, यानी कि P कितना हो गया 500 और N कितना है 18 मंथ। और प्लस आपको इसमें क्या किया उन्होंने, कैलकुलेशन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, डायरेक्ट इंटरेस्ट दे दिया। इफ ही अर्न्स ₹570 एज इंटरेस्ट, तो प्लस 570 करना है और कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी देन इज मेच्योर्ड अमाउंट इज, तो मेच्योरिटी वैल्यू में हम P इंटू एन भी करते हैं और प्लस इंटरेस्ट उसमें ऐड भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर A is correct in second part. In third, which of the following cannot be the probability of any event? अगर आप देखेंगे तो 0.25 इजीली 25% हो सकता है। 1/33 भी आपका आंसर क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज मोर देन 0 एंड लेस देन 1 में होनी चाहिए। लेकिन आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 5/4। अगर आप फ्रैक्शन में लाओगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी, 100% ज्यादा सक्सेस कौन सा इवेंट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। बी सी डी तीनों करेक्ट हैं। In fourth part, equation of a line passing through origin and parallel to the line. तो parallel to the line के लिए आपकी स्लोप सेम होनी चाहिए, 3x + 4y + 7 इज इक्वल टू 0। कोई भी लाइन जब ओरिजिन से पास करती है तो उसमें सिर्फ x और y के कोफिशिएंट्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं होती है। इट मीन सी या डी में से ऑप्शन होना चाहिए। तो डी में आपका स्लोप जो है वो 3x + 4y बिल्कुल सेम कोफिशिएंट्स हैं, तो इसलिए डी में आपका वही सेम स्लोप भी आएगा और ओरिजिन से पास भी हो रही है। इन फोर्थ पार्ट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन फिफ्थ पार्ट आपको दिखाना है a² का आंसर, तो a को a से मल्टीप्लाई करके आपने शो करना था। अगर आपने करेक्टली किया तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है आपके पास, क्योंकि आप 0 1 1 0 को 0 1 1 0 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे आपको सिखाया था, रो और कॉलम 0 × 0 0, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 को 1 से किया तो फिर से 0 और यहाँ पर भी 0, और इसी तरह से जब यहाँ करेंगे तो 1 का 0 हो गया और यहाँ पर भी 0 का साथ फिर 0 और उधर 1 का आएगा और 0, यानी सिर्फ आपका यहाँ और यहाँ 1 आ रहा है और ये दोनों 0 हैं। इट मीन्स कि आपकी आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स बन रही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस। इन 6th पार्ट में आपके पास सर्कल का बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें आपको सिर्फ थ्योरम्स की थोड़ी सी नॉलेज भी, और वो भी 2 तरह से क्रॉस चेक हो रहा है ये क्वेश्चन इजीली। एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक अंदर ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल के बाहर आपके पास एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का गिवन है।
जिसमें ये दोनों साइड्स भी इक्वल दे दी, दोनों साइड दे दी, इट मींस ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो सपोज एक एंगल को x मान लेते हैं तो दूसरा एंगल भी x हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो 2x इज इक्वल टू 120, इट मींस x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। लीनियर पेयर से सॉल्व करोगे तब भी अंदर 60 ही आएगा, तो 60 मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, लेकिन ट्राइंगल नहीं पूछा गया हमारे से, ये एंगल पूछा गया है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ए ई सी और बी यहाँ से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, आपको पता ही है। तो ये एंगल अभी हमने 60 देख लिया, तो वो 180 माइनस 60 मीन्स 120 ही आ जाएगा। तो 120 है आपका ऑप्शन नंबर डी। इन 6 पार्ट ऑप्शन नंबर डी 120 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 7th पार्ट आ रहा है, फैक्टर कॉमन टू द टू पॉलिनोमियल्स। एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है, 1 है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपको पता ही है, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में जब आप वैल्यू फिल करेंगे तो प्लस 2 भरने पर इसका आंसर जो है वो आ रहा है। देखिए प्लस 2 में 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 2 और 4 कितना हो गया 8 माइनस 4 माइनस 8 प्लस 4 4 4 कैंसिल 8 8 कैंसिल, यानी कि x प्लस 2 इसका मतलब प्लस 2 भरने पे आ रहा है, इट मींस x माइनस 2 इसका भी फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर x माइनस 2 दोनों में आ रहा है और x माइनस 2 आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन 7th पार्ट। In 8, a man invested in a company paying 12% dividend on its share. अब dividend दे रहे हैं, if the percentage return on his investment is 10%, then the shares are. अब शेयर्स में आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके अंदर, बट आपका डिविडेंड ज्यादा दिखाई दे रहा है। वैसे तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू और कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसलिए हम इसके अंदर अबव पार ले सकते हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, अबव पार। बिलो पार होता, अगर बिलो पार के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा कम दी होती है उसका जो परसेंटेज रिटर्न है। In 9th part, statement 1, the point which is equidistant from the three non-collinear points D, E, F is the circumcenter of the triangle. ये तो circumcenter की definition, in center की definition ये तो आपने बहुत बार की हुई है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं होगी। DEF ही होता ही है हमारा circumcenter जो equidistant होता है, तो ये DEF ही आपने लेना है इसके अंदर। तो ये आपका आ जाएगा मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका ट्रू आ जाएगा, क्योंकि सर्कमसेंटर इक्विडिस्टेंट होता है वर्टिसेस से, तो ये ट्रू है। स्टेटमेंट 2 में इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इंटरसेक्ट। मैंने आपको लोसाई में 4 ही चीजें याद करवाई थी, ये 2 चीजें उसी में से आ गई, ये वही दोनों पॉइंट्स पूछे हुए हैं। तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना है, इन सेंटर आ जाएगा, यानी ये भी ट्रू है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दिस इज ऑप्शन नंबर ए विच इज करेक्ट इन दिस पार्ट। इन 8th में मैंने अबव पार जो है ये 8th का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे, और ये जो अभी हमने अभी किया है 9th का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ 10th साइन स्क्वायर है, इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ हो सकता है, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट एज इट इज आइडेंटिटी के तौर पे नहीं देख सकते, आइडेंटिटी लगा के आपको सॉल्व करना है। इट इज गिवन दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं साइन ए की वैल्यू लेती हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ रही है, साइन ए की वैल्यू। अब हमने प्रूव क्या करना है, cos 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए, एलएचएस ले लेते हैं सिर्फ, तो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, तो ये कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल आ रहा है, साइन ए के, तो यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह पे हम साइन ए लिखेंगे और फिर इसका स्क्वायर करेंगे और कॉस स्क्वायर करेंगे। अब किसको नहीं दिख रहा कि ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ये ट्रू हो गया। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। इन 11th पार्ट इन द डायग्राम में आपके पास इजी फिगर बनी हुई है, मोर ओवर आपको सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया ही गिवन है। जब क्राइटेरिया गिवन है तो फिगर की भी जरूरत नहीं है, ए बी सी मैंने आपको बताया था कैसे करना है, जब सिमिलर होते हैं तो उसके साथ वही साइड आपने लेनी है, ई एफ जी। जैसे यहाँ से ए बी लिया तो ए बी के साथ आप यहाँ से ई एफ लेंगे, दूसरी साइड में आपने BC लिया और BC के साथ आप FG लेंगे। अब AB की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, AB इज 15 है, EF की वैल्यू उस तरफ आपके पास 75 है, BC की वैल्यू 3 है, तो FG की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 3 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 15, तो 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन 11th पार्ट। If the volume of the two spheres is in the ratio 27:64, then the ratio of their radii is.
किसको नहीं पता होगा ये 4/3 पाई आर क्यूब ले लेते हैं, नीचे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब ले लेते हैं इज इक्वल टू 27/64। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सिर्फ क्या रह गया आर क्यूब और डिवाइडेड बाय आर क्यूब। किसका क्यूब है ये 3 का और ये 4 का क्यूब है, तो क्यूब रूट लेने पे 3:4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगेन इन 12th पार्ट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सीधा सीधा आंसर दिखाई ही दे रहा है। नेक्स्ट है 13th, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 1375 गिवन है आपको। मार्क प्राइस के ऊपर ही आप जीएसटी लगाते हैं, बस सीजीएसटी का रेट दिया है, जीएसटी का पूछा है, तो सीजीएसटी जितना उतना ही एसजीएसटी होगा। तो 1375 प्लस 4 है, तो हम 8% ऑफ जीएसटी ले लेंगे डायरेक्टली इसको करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें पूरा अलग अलग करके तो शो करने की जरूरत नहीं है। 8% का मतलब 8/100 इंटू 1375, और इसकी कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आपके पास आंसर में आएगा 14, पहले इसका आ गया 110 और फिर इसको प्लस किया आपने तो आंसर आ रहा है 1485, और 1485 है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी विच इज करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट आपका लीनियर इनइक्वेशन, इससे इजी लीनियर इक्वेशन तो आपको बुक में भी नहीं मिली होगी। लेस देन 2 है और इंटीजर में दिखाना है, तो पहले आप एक ब्रेक करोगे तो -x/3 है, ग्रेटर देन 0 है। x का आंसर पहले 3 ले लेंगे, मतलब 3 इंटू 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और अगर ले भी लोगे तो x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने x ग्रेटर देन 0 करके छोड़ दिया। दूसरी तरफ जब आप ये वाला ले रहे हैं तो -x है, पहले एक बार 6 ले लिया, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज होगा तो -6 हो जाएगा, यानी x -6 से ग्रेटर आएगा और 0 से छोटा आएगा, तो x जो है वो -6 और 0 के बीच में है, तो माइनस के सारे नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि इनके नीचे इक्वालिटी साइन नहीं है तो हमारा -5 से स्टार्ट होकर -1 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस केस। इन 15 लास्ट पार्ट असर्शन है मीन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, तो 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर को आप प्लस करोगे तो आंसर आ रहा है 45, और डिवाइडेड बाय आपको पता है मीन के लिए कितने नंबर है, यानी 5 आ रहा है, बट आपको वहां पर 4.5 दिया है जो कि फॉल्स हो जाएगा, तो इसमें असर्शन फॉल्स हो जाएगा, और रीजन का फॉर्मूला ठीक है लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर वो तो ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन 15th पार्ट ऑल्सो, कि ए फॉल्स है और आर ट्रू है। एज यू कैन सी इन 7th पार्ट जो हमारा एमसीक्यू है 7th पार्ट, इसके अंदर x-2 तो करेक्ट आंसर है क्योंकि हमने देख लिया था, लेकिन इसमें x+2 के फिल करने से भी सेम आंसर आ रहा है, और x+2 हमारा ऑप्शन नंबर सी है और ये डी है। इट मीन्स इसमें सी और डी दोनों करेक्ट होंगे, क्योंकि हमारी कोई ऐसी ऑप्शन नहीं थी कि दोनों करेक्ट अलग अलग हमारे को लिखा होता, तो ये अलग अलग भी जिस स्टूडेंट ने जो भी लिखा है उन दोनों को आंसर मिलने, इसके मार्क्स मिलने चाहिए। दिस इज पार्ट नंबर 7 जो थोड़ा सा इसके अंदर कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट आ गया है। और नेक्स्ट आपका 8th है, वैसे तो ये इजी है और ठीक भी है, लेकिन मैंने आपको बोला था इसके अंदर हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे हमें इनकम दिया हुआ है इसके अंदर, मैन इन्वेस्टेड ए कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड ऑन इट्स शेयर। अब हमको पता है कि इनकम परसेंट जब हम लेते हैं तो इनकम परसेंट होता है हमारा मार्केट वैल्यू पे, और जब हम डिविडेंड लेते हैं तो डिविडेंड परसेंट होता है हमारा नॉमिनल वैल्यू में। हालांकि मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमें इनकम परसेंट तो गिवन है ना इसके अंदर, तो इनकम परसेंट हमारी दी हुई है 10%, तो 10/100 हम मार्केट वैल्यू को x मान लेते हैं, और डिविडेंड के लिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 12/100 और नॉमिनल वैल्यू को y मान लेते हैं, तो हमें कैलकुलेशन उसको अपने लिए करनी तो है ना कि क्या आ रहा है, तो यहाँ से x और y का रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 12/100 और यहाँ वाला 10 जो ये ऊपर चला जाएगा, यानी आपके पास आंसर क्या आ रहा है 12/10, तो x यानी क्या है हमारी मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू हमारी नॉमिनल वैल्यू से ग्रेटर आ रही है, इसीलिए हम इसके अंदर अबव पार कहेंगे, और हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। Section A other questions means other than MCQ. It means question number 2 as usual आपका स्पेसिफिक पेपर का ही फॉर्मेट फॉलो किया गया है, जो आपको देते हैं क्वाड्रेटिक का उसी का क्वेश्चन है। गिवन क्वाड्रेटिक इज 2x स्क्वायर -5x -4 इक्वल टू 0। गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने इसको देना है, तो पहले आप डी कैलकुलेट कीजिए। डी इज इक्वल टू b square -4a and c, it means 25 and plus go to the 8 it was 32, it means 7 and 5 57, तो अंडर रूट डी की वैल्यू 57 अंडर रूट आप अभी से निकाल के रखिए, जो कि आपके पास आ रहा है 7.550। अब हम रूट्स पे आ जाते हैं, माइनस बी, माइनस मतलब प्लस कर देंगे तो माइनस और -5 प्लस माइनस 7.550 एंड डिवाइडेड बाय 2a, ये आपने सॉल्व करना है। 5 + -7 550
एंड डिवाइडेड बाय आपको नीचे 4 के साथ डिवाइड करना है। तो एक फैक्टर आ जाएगा 5 + 7550 डिवाइडेड बाय 4, दूसरा आ जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय 4। जब आप प्लस करोगे तो 7 and 5 12.550 डिवाइडेड बाय 4, एंड सेकेंड पार्ट में जब आप माइनस करेंगे तो माइनस का 2.550 डिवाइडेड बाय 4, जिससे आपके पास आंसर बन रहा है 3 पॉइंट, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 15 आ गया 1375, और इस तरफ आ जाएगा माइनस का, ये तो होकर नहीं कैंसिल, तो 0.6375 ये आ जाएगा आपके पास। देखिए एक बार डिवाइड करेंगे तो 4 3 से 12 हो गया, 5 का 1 हो गया, 15 है तो 3 12, और इसलिए यहाँ पर आपके पास 7 और 5। अब इसका आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है तो टोटल 3 होनी चाहिए, और इसको राउंड फिगर करेंगे तो 3.1 है, और 37 को आप जब राउंड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4, तो 3.14। आपको बहुत बार मैंने ये समझाया था 0.6, क्योंकि यहाँ पर तो सिग्निफिकेंट यही है, और ये 37 को अगर मैं करूंगी यहाँ पर 5 ही है, तो अब हमारी मर्जी, हम इसको क्योंकि 5 अबव भी हम ले सकते हैं और 5 को भी इंक्लूड करते हैं, तो 38, तो 0.638 आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और यहाँ पर 3.14 आ जाएगा। दोनों में आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देना है, तो ये आंसर इज 3.14, और उधर हो जाएगा माइनस का 0.638 आपने लेना है इसके अंदर। यहाँ तक पूरा शो करेंगे। सिग्निफिकेंट में आपको बताया था डेसिमल से पहले वाली डिजिट भी काउंट होती है, क्योंकि इसमें 0 है इसलिए आपको यहाँ पर 3 तक लेना पड़ेगा, इसलिए आपको पूरी वर्किंग शो करी है। अब इसके अलावा इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आपका फिर से डिपॉजिशन यानी बैंकिंग से ही आ रहा है, तो कैलकुलेशन ही है, इसके अंदर भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। मेच्योरिटी वैल्यू आपको दी गई है, मेच्योरिटी वैल्यू भी गिवन है। प्रिंसिपल अमाउंट P इज इक्वल टू ₹250 गिवन है पर मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, तो N हो जाएगा 36, और शी रिसीव जितना यानी मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 10110 रुपीज, ये आ जाएगा मेच्योरिटी वैल्यू। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप दोनों पहले उसमें से सब्ट्रैक्ट भी करके इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, थोड़ी इजी कैलकुलेशन हो जाती है। तो मेच्योरिटी वैल्यू आगे ये इज इक्वल टू P इंटू एन, यानी कि 250 इंटू 36, और प्लस साथ में यहाँ पर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर इजी कैलकुलेशन करनी है तो इसको पहले ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 250 इंटू 36 करेंगे, आपके पास 9000 आ रहा है, प्लस आई, इट मीन आई का आंसर इसमें से इसको माइनस करने के बाद 1110 रुपीज इंटरेस्ट आ रहा है। अब इंटरेस्ट में से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट हमें पता है P आपके पास है P इंटू n+1, और R हमने निकालना ही है अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, यहाँ पर आ गया यहाँ R का आंसर। लेकिन हमें इंटरेस्ट अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से पता है, तो 1110 यहाँ से R की वैल्यू निकालनी है, बाकी जो कटता है वो काट देंगे, 12 है, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पूरी कैंसिलेशन के बाद आपके पास R का आंसर उधर जाने के बाद ये मल्टीप्लाई होगा। वैसे भी यहाँ से दिख भी रहा है, जो कैंसिल हो सकता है वो काट देते हैं ताकि ज्यादा बड़े कैलकुलेशन ना हो जाए। 20 बच रहा है, वो 20 भी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। आपके पास पूरा R का कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ रहा है 8%, तो R आ जाएगा 8%। ये हो गया आपका A पार्ट। अब इसमें B पार्ट भी है, एक इन्होंने साथ में B पार्ट भी दिया है कि हाउ मच मोर इंटरेस्ट मिसेज रॉ विल रिसीव इफ शी हैड डिपॉजिटेड ₹50 मोर पर मंथ, यानी कि 50 और डाले हैं, यानी अब हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 250 है और 50 और डाला है, यानी कि 300 रुपीज का हमारे पास इंस्टॉलमेंट आ रहा है। अगर 300 का इंस्टॉलमेंट आएगा तो हमें नया इंटरेस्ट निकालना है, तो न्यू इंटरेस्ट के लिए P हमारा 300 हो जाएगा, N वही रह रहा है, उसने क्वेश्चन में दिया है। रेट आपने जो कैलकुलेट करी है वो लेनी है, 2 इंटू 12 इंटू 100, इसकी कैलकुलेशन के बाद योर आंसर इज 1332। अब उसने क्वेश्चन इस पे खत्म नहीं किया, हाउ मच मोर इंटरेस्ट, तो मोर इंटरेस्ट मतलब आपको इंटरेस्ट मतलब हमारा जो ये I1 आया और ये I2 आया, तो मोर इंटरेस्ट मतलब I2 माइनस I1 भी करना है आपने, तो 1332 में से 1110 माइनस करेंगे तो 222, ये आपके पास आएगा ₹222 आपका फाइनल आंसर बनेगा बी पार्ट के लिए। नाउ कमिंग टू सिमिलैरिटी क्वेश्चन, जिसमें एज यूजुअल सिमिलैरिटी भी आई है और सिमिलैरिटी के साथ ही आपके पास यहाँ पर के फैक्टर कैलकुलेट करना भी आया है। एरिया में कैलकुलेशन का मतलब होता है आपने जो भी आंसर निकालना है वो के स्क्वायर में निकलेगा। अब आपने कौन से मेथड से किया है, मैं इसमें 2 मेथड अडॉप्ट कर रही हूँ, या मैं आपको सिर्फ इजी वाले मेथड से शो करूंगी। इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, तो इसके कैलकुलेशन के लिए आपको फिगर बनानी पड़ेगी पहले, और फिगर जैसे मैंने आपको बताया हुआ है हम ट्रायंगल को ट्रायंगल के साथ मतलब 90 डिग्री के एंगल के साथ कैलकुलेट करेंगे ताकि कैलकुलेशन में
एरर के चांसेस ना रह जाए। एबीसी आपको फिगर गिवन है ऑलरेडी, यहाँ पर डीई गिवन है, तो हमें उसकी 90 डिग्री के एंगल को 90 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग बनाने से आपको इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मैंने इसको जैसे आपको सिखाया भी था कि ए बी सी, यहाँ हमने 90 डिग्री एंगल ले लिया, दूसरा ट्रायंगल भी हम 90 डिग्री की बेस के साथ इसी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग ले लेंगे, जो कि ए ई डी बन रहा है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है, आप देख सकते हैं ए ए एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है वैसे तो ए ए कॉमन आ रहा है। तो हमें सिमिलरिटी ही फर्स्ट पार्ट में प्रूव करनी है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल। अगर आपने मेरी वीडियो भी देखी सिमिलरिटी की जो मैंने रिसेंटली अपलोड की थी, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन है, 90 डिग्री के साथ ही लिया हुआ है, क्योंकि जब इसमें 90 हो गया, ये ए आ गया, अब ए आ गया तो इट मींस ये कितना आ जाएगा, ये भी हमारे पास 90 माइनस ए आ जाएगा। थीटा ना से ही तो अगर मैं इसको ए भी ले रही हूँ तो 90 माइनस ए है, तो आपके पास सारे एंगल्स आ गए, यानी ए ए एक्सियोम से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। एक एंगल 90 डिग्री का आपने लिखना है, इससे लिखना पड़ेगा एंगल ABC इज इक्वल टू AED इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और दूसरा आपके पास BAC इज इक्वल टू AEAD, आपके पास दोनों में एंगल ए के इक्वल आ गया है, या फिर आप यहाँ पर कॉमन भी लिख सकते हैं, तो कॉमन आ गया, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ए ए एक्सियोम आपने मिनिमम मेंशन करना है। अब ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ABC है और AED है, ये दो ट्रायंगल है। अब दोनों ट्रायंगल, पहला पार्ट हो गया, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। अब हमारे को तीनों लेंथ लिख के रखनी है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ लिख के रखेंगे कौन कौन सी साइड प्रोपोर्शन में है। AB के साथ AE है, BC के साथ ED है, और हम तीसरी लेंथ भी लिख के रखेंगे AC के साथ AD है। अब जो जो गिवन है वो करना है हमने। AB हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप ध्यान से देखते जाओगे, AB 20 गिवन है, AE की वैल्यू कुछ गिवन है, कुछ हमने निकालनी है, ए ही निकालनी है हमने फर्स्ट पार्ट के लिए। यहाँ पर BC की वैल्यू नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें BC निकालने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट मेरा स्किप हो गया। BC निकालने के लिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जिसकी एक साइड आपको 20 गिवन है और ये साइड 25 गिवन है, तो इट मींस आप BC निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब AC कितना है 25 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर। 25 स्क्वायर मीन 625 एंड माइनस 400, इट मीन्स 225 आपके आ जाएगी BC स्क्वायर। यानी BC की वैल्यू कितनी हो गई 15, क्योंकि आपको पता है कि 15 का स्क्वायर है, तो BC की वैल्यू 15 आ गई। अब BC की वैल्यू को 15 हम यहाँ पर फिल कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ते जाइए। BC है और ED भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ED की वैल्यू आपको क्वेश्चन में DE की वैल्यू 3 दी हुई है, तो यहाँ से AE की निकल जाएगी, AE इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 15, तो 4 एंड 3, 3 भी कैंसल। AE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका एक पार्ट आया अभी सिर्फ। AE की लेंथ आई है, BC की लेंथ आ गई है, इसको सेकंड इक्वेशन बना दो, लास्ट में तीनों लेंथ लिखनी है। अब BC निकल गई, AE निकल गई, AD अभी भी रहती है, तो AD हमारी कहाँ पर है, ये वाली साइड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली साइड आ रही है, तो AD के लिए भी हमको इक्वेशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने लिया था AC और इसके साथ यहाँ पर है AD, नीचे AD होगा। अब इसमें से जिसका रेशियो में पूरी तरह से पता चल गया, जैसे हम इस, अब तो AE भी पता लग गई है, कोई भी ले सकते हो आप, तो AB का 20 है, AE का भी हमने 4 निकाला, इज इक्वल टू जो हमने निकालना है, AC गिवन है या AC हम निकाल चुके हैं, तो हम AC को भी यूज कर सकते हैं। AC 25 क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू AD। अब यहाँ से AD की लेंथ आ जाएगी, तो AD इज इक्वल टू 4 इंटू 25 एंड डिवाइडेड बाय 20, तो 5 हो गया, 4 कैंसिल हो गया, यानी 5 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से AD का आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। BC 15 यहीं पर लिख रही हूँ, BC 15 आ गई, AE हमारे पास 4 आ गई, और AD हमारे पास 5 आ गई सेंटीमीटर में, तीनों सेंटीमीटर में है, लेंथ आ चुकी हैं। अब आते हैं हम इसके अलग पार्ट के ऊपर, जो कि है ट्रिपेजियम का एरिया, और जिसमें हमने के फैक्टर काउंट करना है। अब के फैक्टर काउंट करने के लिए मेरे पास स्पेस तो थोड़ी कम है, कोशिश करती हूँ अगर पूरा आ जाए तो। ट्रायंगल AED हमने पहले लिया था। अब ट्रिपेजियम के एरिया के लिए एक तो मेथड होगा कि आप सिमिलैरिटी से कर सकते हैं, बट क्योंकि आपने सिमिलैरिटी से तो किया होगा, तो यहाँ मैं ट्रिपेजियम का एरिया जरूरी नहीं है कि उसी से कैलकुलेट करूं, तो मैं यहाँ एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, जो भी हमारा नाम बन रहा है BCED ट्रिपेजियम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैं ट्रायंगल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर रही हूँ। यानी कि आपको ये तो पता है कि ट्रिपेजियम कैसे बनना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, पूरा ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है आपके ऊपर, ABC में से हम AED माइनस कर रहे हैं,
तो एक तो मेथड हो गया कि आप इसी में से डिवाइड करके रेशियो में निकाल सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ क्योंकि बाई चांस हमारे पास 90 डिग्री वाले एंगल है, तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर ले रही हूँ। हमारे पास इनकी लेंथ आ गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एबीसी की हमारे पास सारी लेंथ हैं। ये साइड आपके पास 20 है पूरी एबीसी में, ये साइड 20 है, और बीसी हमारे पास क्वेश्चन में हमने अभी कैलकुलेट करी है, बीसी 15 है। सिमिलरली एईडी में भी हमारे पास ट्रायंगल की लेंथ है। एई अभी हमने 4 कैलकुलेट करा है और एडी 5 है, तो मैं ट्रायंगल का एरिया लगा के यहाँ पर ट्रेपेजियम का एरिया निकाल रही हूँ। तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये पहला हो गया, और दूसरा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये दूसरा हो गया। अब इसमें यहाँ से कैंसिल करोगे 150 माइनस यहाँ से कैंसिल करोगे तो आ रहा है 2 to the 4 5 to the 10 हो गया आपका यहाँ पर हाफ इंटू, नहीं एक साइड आपके पास ए ई और ईडी में से एक साइड गिवन है 3 है, ये साइड आपको यहाँ पर 3 गिवन है, 5 नहीं है 3 है, तो 3 लेना है आपने। जो साइड गिवन है वही लेनी है, हम अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। 2 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 6, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा ट्रेपेजियम का एरिया आ रहा है। ट्रेपेजियम का एरिया आ रहा है। अब उसने बोला है हमें के फैक्टर निकालना है, तो क्योंकि एरिया में है तो के स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एरिया ऑन ऊपर किसका आ जाएगा, मैप का, और नीचे ग्राउंड का, तो एरिया ऑन मैप डिवाइडेड बाय एरिया ऑन ग्राउंड। ग्राउंड का उन्होंने आपको दिया हुआ है, मैप का मैंने 144 सेंटीमीटर में निकाला है, और ग्राउंड का जो है वो मीटर में है, तो 176 है। इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको 1 2 3 4 जीरोस लेनी होंगी, तो 144 डिवाइड बाय 576 आप करेंगे तो आपके पास आ रहा है ऊपर 0.00025 डिवाइड बाय इतना। इट मीन्स के स्क्वायर का आंसर बन जाएगा 1/4, 1 2 जीरोस, 1/4 के आगे आपके पास 4 जीरोस बन रही हैं। इट मीन्स के का आंसर यहाँ से आ जाएगा 1/200, तो के फैक्टर बन रहा है 1/200। यहाँ पर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक पार्ट का मतलब आपको शो नहीं किया, बाकी आ रहा है वो 40,000, तो 1/200 आ जाएगा जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हो गया आपका के फैक्टर, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। आई नो क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई हो सकती है, बट इतना भी ज्यादा ट्रिकी नहीं है। मोरोवर आपको आराम से बताया था ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलना है, कॉम्पिटेंसी फोकस में भी है, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था। ट्रेपेजियम के एरिया का रेशो लेके भी आप कर सकते हैं, सेम आंसर आना चाहिए आपके पास। मैंने अभी नहीं किया कैलकुलेट उसको, तो ये अब हमारा थर्ड। आगे हम रूलर एंड कंपास आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी सेम वही क्वेश्चन है जिस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बहुत बहुत बार कवर किए हुए हैं। ए बी ट्रायंगल आ गया, ए बी ट्रायंगल 6 मैं रफ बना रही हूँ आपके लिए, और एंगल किसके ऊपर बनाना है, हमने ए पे बनाना है, तो बिल्कुल ठीक है। ए बी की वैल्यू हमें यहाँ पर 6 सेंटीमीटर से एक स्ट्रेट लाइन लेनी है। ए सी की 4.5 है, लेकिन उससे पहले बी ए सी पे 120 का एंगल बनेगा। बी ए सी पे 120 का एंगल मीन्स आपको 90 60 60, यानी ये 120 का एंगल बन गया। बी ए सी, अब इस पे ए सी को कट कर रहे हैं आपने, ए सी को यहाँ 4.5 लेके आप इसको कट करेंगे और इसको इसके साथ आप ज्वाइन कर देंगे, आपके पास सी ए बी ट्रायंगल आ गया। नाउ कंस्ट्रक्ट ए सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल एबीसी। तो सर्कमस्क्राइबल का मतलब हो गया कि आपको इसके ऊपर सर ट्रायंगल लेना है, और मैंने आपको ये भी अपनी लोकस की वीडियो में बार बार क्लियर किया था कि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने हैं, तो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप यहाँ लेंगे, इसकी यहाँ से लेंगे, दोनों तरफ से आपके पास 2 लाइंस आ जाएंगी इस तरह से। 2 लाइंस जहां पर टच करेंगे वो हमारा सर्कल का सेंटर हो जाएगा। सर्कल को ओ तक रख के आपके पास रेडियस आ जाएगा, और फिर जब आप उस सर्कल को कंप्लीट करेंगे तो आपका ये इस तरह से सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का रेडियस आपने कैलकुलेट करना है, जितना ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस है, और मेरा ये लगभग 5 सेंटीमीटर आ रहा है जब मैंने पेपर पे इसको ड्रॉ किया है, बट बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन नहीं है, इसलिए मैं आपको डायग्राम वहां पर भी शो कर दिया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना के आप यहाँ पर ऐसे शो करेंगे। अब हम आ रहे हैं, इसके 2 पार्ट्स अभी हमारे और रह गए हैं, तो मैं सेक्शन इकट्ठा कंप्लीट कर देती हूँ। सेकंड पार्ट के लिए मैट्रिसेस का ही क्वेश्चन है, तो मैट्रिसेस के क्वेश्चन में हम सॉल्व करने के लिए जगह तो फिर भी चाहिए है, फिर भी कोशिश कर लेते हैं अगर आती है तो। ए प्लस सी दिया, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं ए प्लस सी। ए की वैल्यू है 1 3 एंड 2 4, और सी की वैल्यू है -5 7 एंड 1 -4। ये 2 वैल्यूज आ गई हैं, इनको सिर्फ प्लस करना आपने, -4 3 10, और ये कितना हो जाएगा 4 -4 0। ये ए प्लस सी का आ गया। सेकंड में बी को ए प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसी में लेती जा रही हूँ, बी को ए प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए प्लस सी तो लिखा हुआ है, हम इसी के आगे बी लिख देते हैं ताकि आपका यहाँ पर ही पूरा हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आपके पास है 2
4 1 2। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, सेम वही रहेगा, मैं जैसे मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया हुआ है। 4 2 जा -8 हो गया, प्लस 10 हो गया, इधर से आएंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, नीचे आएंगे 0 आ गया, सेकंड रो पे आएंगे -4 16 आ गया, नीचे आएंगे प्लस का 20 हो गया, फिर 4 3 12 है और यहाँ पर 0 है। इट मीन्स मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 2 6 नीचे 4 और यहाँ पर 12, तो 2 6 4 12 ये आपके पास आ जाएगी यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स। अब इसके अलावा आपको इसका 5b भी निकालना है क्योंकि उसका भी अगले पार्ट में रोल आ रहा है। तो 5b में आप क्या कैलकुलेट करेंगे, b को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर भी हमें लिखना पड़ेगा। तो 5b के लिए b आपके पास ये थी, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 टू द 10 5 20 एंड 5 टू द 10 ये आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट के लिए आपने माइनस करना है। इट मीन्स ये जो हमारे पास आंसर आया हुआ है पहले का बी ए प्लस सी का, उसमें से 5 को माइनस करना है, तो बी ए प्लस सी वाला हमारा बी पार्ट का आंसर है। मैंने अलग अलग आंसर्स लिखे नहीं है, आपके साथ पूरा कैलकुलेशन कर रही हूँ, लेकिन ये वाला हमारा आंसर जो आ रहा है ये है फर्स्ट पार्ट हो गया और ये वाला सेकंड पार्ट हो गया। अब इसमें से हमने इसको माइनस करना है, डी पार्ट के लिए सिर्फ माइनस करना है। अब 2 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है -8। मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, 6 - 5 1 हो गया, 4 - 20 माइनस का 16 आ गया, 12 - 10 मीन्स 2 आ गया। तो -8 -16 1 एंड 2 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि डी पार्ट का। अगर आपके सारे पार्ट्स ठीक है तो आपको करेक्टली इसके 4 मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन तो आपका एज यूजुअल स्पेसिमेन पेपर का जो हमारा रिफ्लेक्शन का फॉर्मेट है उसी को कॉपी करके किया गया और मोरओवर उन्होंने आपको ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ दे दिया। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी काम आ रही है और आपके पास रिफ्लेक्शन का टॉपिक भी काम आ रहा है। तो पहले आपको इसके अंदर पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स में आपको वैल्यूज ध्यान से लिखनी है और कुछ भी नहीं है पता तो आपको है कैसे करते हैं, मैं पूरा फिगर नहीं बना रही हूँ, फिर आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा देती हूँ कि रफ कितना आ रहा है आपके पास। यहाँ पे डायगोनल्स आपको पता है पैरेललोग्राम की जब भी मीट करती है तो बाइसेक्ट करती हैं। इट मींस यहाँ पर पी पॉइंट आपका बाइसेक्शन से निकल जाएगा और ये पी पॉइंट आपका यहाँ से ऐसे जा रहा है और इस पॉइंट से भी ये सरफेस हमारी लगभग ऐसे आ रहा है, मैंने पूरा नहीं बनाया है, पूरा नहीं बना रही हूं मैं, यहाँ पर ये आ गया आपके पास पी पॉइंट। तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमने ए बी सी डी के, तो ए के कोऑर्डिनेट ध्यान से लिखते जाइए। अगर आपने अभी तक ऐसे लग रहा है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जबकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो मैथ छोड़ने वाले हैं वो तो वीडियो देखेंगे भी नहीं कि अब तो हो गया जो हो गया। ए के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 3, 3 यहाँ पर आपके पॉइंट हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 0, -2। सी के लिए आप आ जाएंगे इस तरफ, तो सी का आपका बन रहा है -4, -2 और डी के लिए आप आ जाएंगे ऊपर, तो आपका बन रहा है पॉइंट यहाँ पर -1 और +3। अब इसमें हमको मिड पॉइंट निकालना है, कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों डायगोनल्स का, तो भी आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, किसी भी एक साइड से आप मिड पॉइंट निकाल के पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। 2 पॉइंट्स कोई भी ले सकते हैं लेकिन डायगोनल ही लेनी है, उल्टा मत ले लेना, ए और सी का लेना है। तो हमें ए और सी में से मिड पॉइंट निकालना है, तो 3 - 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया और इधर से 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इट मीन्स पॉइंट क्या आ जाएगा -1/2 एंड 1/2, ये हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, यानी बी पार्ट हो गया, ये हमने बी पार्ट के लिए किया है, ए पार्ट में वो सारे हैं। सी में फाइंड द स्लोप ऑफ सी बी, बीसी की स्लोप निकालनी है, डीए की निकालनी है। अब बीसी भी पैरेलल है और डीए भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, दोनों की स्लोप 0 आएगी, आपको बहुत बहुत बार बताया हुआ है, फिर भी वेरीफाई करना है तो बीसी की स्लोप निकाल के दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए बीसी की स्लोप कितनी हो जाएगी, y2 - y1 -2 + 2 अपॉन x2 - x1 -4 एंड 0, यानी ऊपर 0 और नीचे -4 यानी 0 ही हो गया। तो ये होगी बीसी की स्लोप यानी 0। और दूसरी अगर आपने एडी की भी निकालनी है तो एडी की भी निकालिए, ए और डी में देखिए 3 - 3 मतलब y2 - y1 अपॉन -1 - 3, तो ऊपर तो 0 आ गया, नीचे जो मर्जी आएगी यानी 0, दोनों की स्लोप 0। बहुत बहुत बार मैंने आपको बताया था जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उनकी स्लोप 0। इनफैक्ट मेरी लाइन वीडियो की पहली लाइन ही यही थी कि पैरेलल लाइंस में स्लोप हमने कैसे लेनी है, दोनों स्लोप 0 आएंगे, आपको शो करना है। लास्ट पार्ट में आपको डी में इक्वेशन निकालनी है डायगोनल एसी की। अब डायगोनल एसी की निकालने के लिए हमें बस स्लोप चाहिए, तो स्लोप एसी की लेने के लिए फिर से स्लोप निकालेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 यानी -5 अपॉन -7 यानी कि 5/7 स्लोप आ गई। बस अब इक्वेशन आ जाएगी y - y1 ए सी है तो कोई भी एक ले सकते हैं, 3 3 ले लिया, y - y1 = m x - x1, 7 इधर आ जाएगा, 7y - 21 = 5x - 15, यानी आपके पास इक्वेशन क्या हो गई 5x - 7y उधर जाएगा और ये भी उधर जाएगा, तो कितना हो गया प्लस का 21 यानी कि प्लस का 6 = 0। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी
5x माइनस 7y और प्लस का 6 आ जाएगा। इक्वेशन आपको निकालनी ही पड़ती है, इक्वेशन के बिना मतलब बिना निकाले नहीं हम कह सकते हैं कि क्या आने वाली है। 5 का x हो गया, माइनस 7y हो गया और इधर प्लस का 6। और आप उसमें प्लस माइनस इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं है, आपके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। तो पहला ही इनइक्वालिटीज का ही क्वेश्चन है, एज यूजुअल जैसे हमारा स्पेसिफिक पेपर का फॉर्मेट होता है। अब आपको इसमें दोनों को बाइफरकेट करना है, अलग अलग लेना है। सो फर्स्ट इज दिस वन, इसके साथ आपको 3x प्लस 5 10 तक लेना पड़ेगा, और सेकंड उसी को हम उसके साथ भी लेंगे, 3x बाई 5 10 है, और उस तरफ 4x बाई 5 प्लस 11 हो जाएगा। पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं। 2x है माइनस 3x बाई 5, 10 है प्लस 5 बाई 3 आ जाएगा, 30 प्लस 5, इस तरफ 5 आ जाएगा, 10x माइनस 3x, इट मीन्स 7x बाई 5 और इधर 35 बाई 3, इट मीन्स x का आंसर क्या हो जाएगा 35 बाई 3 इंटू 5 बाई 7, इट मीन्स यहाँ से 7 5 5 5 25, तो x इज लेस देन 25 बाई 3। रियल नंबर पे लेना है तो आप इसको छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x इज लेस देन 3 का 8 हो जाएगा, 8 24 10 3 3 8.33 समथिंग ऐसे आ जाएगा। x का आंसर आपका 8.33 आ गया। ना दूसरी तरफ आपको फिर से लेना है, तो 3x बाई 5 है और 4x भी 5 के साथ ही है, 5 के साथ ही है, और फिर है 11 माइनस 10, 5 एलसीएम हो गया, माइनस x हो गया, लेस देन इधर करेंगे तो 1 आ गया। अब यहाँ पर आपको x को यहीं रखना है क्योंकि हमने माइनस के नंबर को उधर लेके जाना है, तो साइन चेंज हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा और साथ में माइनस आ जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 5 है एंड लेस देन है इसमें, लेकिन इक्वालिटी साइन नहीं है, 8.33 है। अब रियल नंबर पे लेना है तो आपके पास जो लाइन आएगी -5 पे डार्क सर्कल से स्टार्ट होकर, किसके नीचे लाइन है से स्टार्ट होके -4 पूरी लाइन जानी है, -4 3 तक आपको लेने के बाद, जैसे यहाँ पर आपका मान लीजिए 7 आ गया, 7 आ गया, ये 8 आ गया। अब 8.33 को हमें शो करने के लिए यहाँ पर ऐसे देख के ऐसे देना है यहाँ पे, और होलो सर्कल देना है क्योंकि उसके नीचे लाइन नहीं है, क्योंकि रियल नंबर तो 8.33 भी है, तो हमें 8.33 को भी कंसिडर करना है। तो यहाँ तक पूरा आपका 8.33 आएगा। आपको बताया था मैंने कैसे लेना होता है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 8 के आगे लेना है आपने, क्योंकि रियल नंबर है। और पूरी डार्क, पूरी यहाँ से लेकर पूरी वहां तक डार्क लाइन पूरी की पूरी आपने करनी है। लास्ट वाला सर्कल हॉलो रहेगा और यहाँ वाला आपने कंप्लीट लेना है, बस इतना ध्यान आपको रखना है। तो ये आपकी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ग्रेटर देन आपका आया है -5 और लेस देन आया है 8.33। -5 पे डार्क लेना था, वैसे तो आपने ठीक ही किया होगा क्योंकि ये चीजें हमने बहुत बार डिस्कस की हैं, क्रैश कोर्स की क्लास में भी ये चीजें मैंने बहुत बार आपके साथ स्टूडेंट्स के जो भी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है के साथ डिस्कस ऑलरेडी की हुई है। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा एपी से आ रहा है। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, इट मींस ए हमारे को 5 गिवन है एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 50, एल हमारे को 50 है, सम 440 दिया हुआ है। अब सम का फॉर्मूला आपको पता है n/2, हम इसमें a प्लस एल वाला डायरेक्टली भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों हमारे पास हैं ही हैं, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली भी निकल जाएगा। सम हमारे को 440 गिवन है, n/2 हमने निकालना है, a 5 है और ये 50 है, इट मीन्स n ये इधर चला जाएगा, 440 इंटू 2 अपॉन 55 आ जाएगा, ये हो गया n का आंसर। 11 से कट रहा है 5 और यहाँ पर 40 5 8 और 8 2 16, तो n का आंसर आपके पास आ गया 16, यानी नंबर ऑफ टर्म्स a पार्ट आ रहा है 16। b में आया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं, l इज इक्वल टू लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि n हमारे पास ऑलरेडी अब आ गया है, लास्ट टर्म हमारे पास 50 है, a 5 है, n माइनस 1 मतलब हमारे पास ये लास्ट टर्म 16 है, तो 16 माइनस 1 मतलब 15d हो गया, तो 15d इज इक्वल टू पहले यहाँ से 45 हो जाएगा और d का आंसर फिर नीचे जाएगा, तो 45 अपॉन 15 यानी कि आपके पास 3 आ जाएगा, तो d का आंसर 3 आ रहा है और नंबर ऑफ टर्म्स n का आंसर जो है वो आपके पास 16 आ गया। तो ये आपका हो गया 3 मार्क्स का एक और पार्ट। अपने मार्क्स सिक्योर करते जाओ जितने जितने आपके आते जा रहे हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है जो कि आइडेंटिटीज का है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप इजीली अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप कर पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं की है उनको तो हम नहीं कह सकते हैं कुछ भी।
वैसे तो मोस्टली इतना टाइम मिला है तो सबने अच्छे से किया है, मुझे लगता है कि सबने अच्छे से करने की कोशिश की है, बट आई कैन सी इन द कमेंट सम स्टूडेंट्स हैव रिटन दैट मैम पेपर मुश्किल है। अब ये ए क्यूब बी क्यूब का मैंने आपको लिख के भी दिया था, इवन मैंने रिवीजन क्लास में भी आपको ये फॉर्मूला लिख के भी दिया था कि हाँ इसका फॉर्मूला में लगाना आ सकता है पेपर में। ऊपर कॉट और टेन में है लेकिन बाकी सारा साइन में है, तो ऊपर कॉट और टेन को अभी हम एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, या तो पहले आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो, ताकि इसको करेंगे तो हमें पता है कि ये चीज कैंसिल हो जाएगी। तो पहले इसको करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉट ए को अभी मैं टच नहीं कर रही हूँ, -1 इसको एज इट इज रहने दिया है क्योंकि उधर भी कॉसेक में है। साइन ए प्लस कॉस ए को भी हम टच नहीं कर रहे हैं, हम पहले डिनोमिनेटर को खोल रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ए क्यूब है बी क्यूब है, यानी साइन का क्यूब और कॉस का क्यूब है, तो साइन ए प्लस कॉस ए आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब, और दूसरी तरफ आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस का साइन ए कॉस ए, ये रह जाएगा। आपको दिख ही रहा है ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कॉट ए प्लस टेन ए -1 है, और डिनोमिनेटर में ये पूरा क्या बन गया, आइडेंटिटी 1। फर्स्ट आइडेंटिटी आपने लिखनी है आइडेंटिटी साइड में, और नीचे साइन ए कॉस ए आ रहा है। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, यानी कि इसको भी आप सिंप्लीफाई करो तो ऊपर वाले में आप करोगे तो अब क्या हो गया, कॉस ए अपॉन साइन ए जो कॉट का आंसर है, फिर साइन ए अपॉन कॉस ए जो टेन का आंसर है -1, और डिनोमिनेटर में अभी इसको हम एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हमारे को राइट हैंड साइड में सीकेंट और कॉसेक चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। तो अब इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर में हमारा एलसीएम हो जाएगा साइन ए कॉस ए, और यहाँ पर जब आप लेंगे तो साइन है कॉस नहीं है तो ये कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर लेंगे तो आपके पास साइन ए और कॉस ए आ रहा है, साइन ए कॉस ए, और डिनोमिनेटर में ये, और डिनोमिनेटर अभी हमारा ऊपर से ये आया है, चलो इसको नीचे ही लिख लेते हैं, अगले स्टेप में उधर चले जाएंगे। 1 माइनस साइन ए कॉस ए ये आपके पास है। अब ये फिर से 1 बन गया, आइडेंटिटी फर्स्ट वाली दोबारा लगी है, 1 माइनस साइन ए कॉस ए, और डिनोमिनेटर में आपके पास साइन ए कॉस ए है, और साथ में नीचे ये जो है ये डिवाइड बाय बना, यानी कि ये 1/1 माइनस साइन ए कॉस ए हो जाएगा, और ये पूरा पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली आपके पास बचा है 1 साइन ए कॉस ए, और रेसिप्रोकल रिलेशंस यूज करोगे तो आपके पास कॉसेक ए आ जाएगा, जो कि कॉसेक ए और 1/cos जो है वो सेक ए, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो बस आपको इतने सिंपल स्टेप्स के साथ शो करना था, बट यही फॉर्मूला जो मैंने आपको बोला ही था कि ये आपको आइडेंटिटीज में यूज करने के लिए आ सकता है, या मैंने रेशियो प्रोपोर्शन के लिए भी बार बार बोला था, तो ये आपने इसके अंदर करना था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम रेशियो प्रोपोर्शन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रोपोर्शन से दिया गया है, जिसमें आपको कंपोनेंट और डिविडेंड ऑब्वियसली लगाना है, और लास्ट स्टेप्स में आपको कुछ इजी करने के लिए उसको कुछ कटिंग भी करनी है ताकि वो इजीली हो जाए आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 1 इसका। कुछ स्टूडेंट्स ने इसको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट फील करा होगा करने में, क्योंकि ये जनरल जैसे क्वेश्चन हमारी बुक में दिए होते हैं उससे थोड़ा हटके है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन उससे थोड़ा हटके है, क्योंकि इसमें हमारे पास बना बनाया कुछ कट नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो हमने ये थोड़ी नहीं कि क्वेश्चन बीच में छोड़ देना है। क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लगाते जाइए आप, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड हमारी नॉर्मल प्रॉपर्टीज में ही आता है, वो हम इसके अंदर लगाएंगे। तो न्यूमरेटर हमारा रहा, न्यूमरेटर में प्लस हमने डिनोमिनेटर कर दिया। सिमिलरली नीचे हम करेंगे, न्यूमरेटर को पूरा एज इट इज कॉपी करना है माइनस डिनोमिनेटर। सिमिलरली इस तरफ करा है तो उधर भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करा ऊपर, और नीचे न्यूमरेटर और माइनस डिनोमिनेटर कर देंगे, तो दोनों साइन चेंज हो रहे हैं। बस ये इसके अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी और कई स्टूडेंट्स को हुई होगी। बाकी आप प्रॉपर्टी लगाते जाओ, मैथ में प्रॉपर्टीज ही मेन है। 3 and 3 यहाँ पर 6 आ जाएगा, -10 आ गया। डिनोमिनेटर में आप देखोगे कि हमारे दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ 6x² रह गया। उस तरफ आप लगाएंगे तो आपके पास 9x² है, 2 and 2 यहाँ पर 4x हो जाएगा, 5 and 5 10 है। नीचे आ जाएंगे तो फिर से 2x से 5 कैंसिल हो जाएगा, 9x² हो गया। अब यहाँ मैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड नहीं लगा रही हूँ क्योंकि दोनों तरफ x² है, मैं यहाँ इसको कैंसिल कर रही हूँ, और 3 के टेबल पे 6 और 9 दोनों करते हैं, तो यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर ये स्टेप ले रही हूँ। आप लिख सकते हो डिवाइडिंग बाय, ये हमने 2 से काटा है, मतलब 3 से काटा है, सॉरी, तो 2 और 3 आ रहा है, डिवाइडिंग बाय 3x²। बस इतना सा स्टेप आपको लिखना है, डिवाइड बाय 3x²। अब यहाँ 3 आ गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है,
18x स्क्वायर प्लस 6 3 जा 18x माइनस 30 इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 18x स्क्वायर हो गया प्लस 8x है और साथ में प्लस 20 है। अब भी 18x स्क्वायर दोनों तरफ है तो कट रहा है, 8 को इधर लाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो 10x हो जाएगा, 30 को उधर लेके जाऊंगी तो 50 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 50 अपॉन 10 मीन्स 5 आ जाएगा। तो x का आंसर आपके पास 5 है। हमने कॉम्पोनेंट और डिविडेंड स्टार्टिंग में लगाया है, लेकिन यहाँ पर मैंने कॉमन नंबर से डिवाइड करने के बाद आपको ये आंसर दिया है। नेक्स्ट आपका फिर से रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का एक क्वेश्चन है। जैसा कि आपको मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दी थी, जितने मार्क्स इन चैप्टर्स के साथ एसोसिएटेड थे एग्जैक्टली उतने ही एसोसिएटेड दिखाई दे रहे हैं। बाकी अभी मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया, बट मेरे अभी तक की देखने की नजर से यही पता चल रहा है कि पूरे पूरे उतने ही मार्क्स हैं, क्योंकि जो जो चैप्टर हमने जितने जितने प्रिडिक्ट किए थे उतने ही हैं। और अपनी जो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, ये देख लो आप, सबसे ऊपर टॉप में यही चैप्टर्स चल रहे हैं। कॉम्पोनेंट और रिमाइंडर फैक्टर यही आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, सर्कल आ गया। या x माइनस टू, इट इज गिवन दैट x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमने k निकालना है, इसके अंदर हमें ये गिवन है, तो हमें गिवन है तो हमें कुछ करना नहीं है, गिवन है कि उसका फैक्टर है, और क्योंकि -2 के साइन के साथ है तो हम +2 ले लेंगे। तो 2 2 क्यूब माइनस 7 2 स्क्वायर प्लस के 2 और -2, तो कितना हो गया 8 8 टू द 16 7 2 टू द 4 7 4 द 28 प्लस 2k -2, क्योंकि फैक्टर है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। करेंगे तो कितना आ गया 16, और यहाँ पर -28 और -30 है, प्लस 2k इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 30 माइनस 16 14 है, उधर जाएंगे तो आपके पास माइनस का 14 हो जाएगा। तो k का आंसर आपके पास 7 आ रहा है। -14 है, 16 माइनस यहाँ पर है 2k के साथ इस तरफ है, उधर जाएगा तो प्लस का 14, तो k का आंसर 7 आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू 7, ये आपके पास आंसर आ गया इसके लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको फैक्टराइज द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, तो आपने इसको डिवाइड भी करना है, तो डिवीजन भी आपको अच्छे से लॉन्ग डिवीजन करवाई हुई है। 2x क्यूब है माइनस 7x स्क्वायर प्लस k की जगह पे अब हम फैक्टर भर देंगे, जो हमारा आंसर आया है 7x और -2, और इसको डिवाइड, क्योंकि फैक्टर जो उन्होंने हमें दिया है x -2 इसका फैक्टर है, उसी के साथ डिवाइड करना है। तो डिवाइड कीजिए जल्दी जल्दी, 2x स्क्वायर हो गया माइनस आपने किसको, इसको किसके साथ किया है 2x के साथ किया, तभी आपका 2x क्यूब आएगा 2x स्क्वायर। अब इसके साथ करेंगे तो -4x स्क्वायर, माइनस एंड प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -3x स्क्वायर प्लस 7x -2 है, डिवाइड करेंगे तो -3x दोबारा आ जाएगा, -3x स्क्वायर एंड प्लस का 6x आया है ना, इसको भी प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो x आ गया, x -2 मीन्स +1 करेंगे, x -2 यानी कट जाएगा। अब फाइनल फैक्टराइज करने के लिए आपको पता है कि इस क्वाड्रेटिक को भी आपको सॉल्व करना है, तो 2x स्क्वायर -3x + 1 है, 2 लाना है, तो माइनस का 2x माइनस का x + 1, तो इट मीन्स 2 कॉमन लिया x -1, यहाँ पर -1 कॉमन लिया x -1, यानी कि यहाँ 2x, तो 2x -1 x -1 और जो स्टार्टिंग में दिया था x -2, ये 3 फैक्टर्स बन जाएंगे, तब जाकर ये फैक्टराइज कंप्लीटली हो पाएगा। अभी भी इसका नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड पार्ट, वो आपका सिलेंडर का है, सिलेंडर और आपको इसके साथ कैप्सूल बना के दिया गया है, तो ये भी इजी पार्ट है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अभी इसके लिए भी मैसेज किया है कि ये भी पार्ट गलत आ रहा है, बट इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है।